हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को आनंद सर का नमस्कार। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई तो हमें कंटिन्यूसली करते रहना है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। टाइमली सिलेबस कंप्लीट करिए, खूब एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए और अभ्यास डीपीक्यू सीरीज़ स्पेशली डिज़ाइन की गई आपको डिसिप्लिन्ड एंड कंटिन्यूस बनाए रखने के लिए। चलिए आज हम सेट नंबर 20 को डिस्कस करेंगे। माई सेल्फ आनंद सर और मैं जीएस और जीके की एक्सपर्ट फैकल्टी हूँ। मैंने अपनी इंजीनियरिंग एचबीटीआई कानपुर से की हुई है। मैं वेरियस सिविल सर्विस एग्जाम्स में अपीयर्ड हुआ हूँ। मैंने यूपीएससी प्रीलिम 6 टाइम क्वालिफाइड किया हुआ है। यूपी पीसीएस राजस्थान पीसीएस के इंटरव्यू में अपीयर्ड हुआ हूँ और पिछले कई सालों से टीचिंग एंड मेंटरिंग में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। चलो सेट नंबर 20 का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। In the Indian Constitution, the right to equality is granted by 5 articles. They are भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वे हैं, ठीक है, और आपके ऑप्शंस क्या है? आर्टिकल 13 टू 17, आर्टिकल 14 टू 18, आर्टिकल 15 टू 19, आर्टिकल 16 टू 20। ठीक है, तो ये आपसे क्या पूछ रहा है कि जो आपके यहाँ फंडामेंटल राइट्स है उसमें एक कैटेगरी है राइट टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी की जो कैटेगरी है उसमें कौन कौन से आर्टिकल आपके शामिल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या क्या जानते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स आपकी किस कैटेगरी में है, किस पार्ट में है? पार्ट थर्ड में। पार्ट थर्ड कितने आर्टिकल्स कवर्ड हैं? आर्टिकल आपके 12 टू 35। ये बिल्कुल हमेशा याद होना चाहिए। इनको कितनी कैटेगरी में कैटेगराइज किया है हमने? 6 कैटेगरीज में। एक कैटेगरी कौन सी है? राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी। और राइट टू इक्वालिटी में आपके आर्टिकल कहां से शामिल है? आर्टिकल 14 टू 18 तक। 14 आपका किससे संबंधित है? आर्टिकल 14 किससे संबंधित है? आर्टिकल 14 आपका संबंधित है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, आर्टिकल 15 किससे संबंधित है आपका? आर्टिकल 15 आपका संबंधित है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आप इतना भी याद रखेंगे कि प्रोहिबिशन निषेध और भेदभाव का निषेध। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 16 किससे संबंधित है आपका? आर्टिकल 16 आपका संबंधित है आपका ये इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। और आर्टिकल 17 आपका अनटचेबिलिटी को समाप्त करता है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ऑफ अनटचेबिलिटी। और आर्टिकल 18 किससे संबंधित है आपका? आर्टिकल 18 आपका संबंधित है आर्टिकल 18 आपका संबंधित है अबॉलिशन ऑफ टाइटल से। अबॉल्यूशन ऑफ टाइटल। कमेंट में आप मुझे बताइएगा क्या इसमें जो आर्टिकल, क्या जो भारत रत्न और जो पद्म अवार्ड्स दिए जाते हैं वो क्या आर्टिकल 18 को वायलेट करते हैं? अबॉल्यूशन ऑफ टाइटल्स। कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि क्या ये वायलेट करते हैं। अच्छा, ऑप्शन ए में क्या है? तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी सही आपका सही जवाब रहेगा। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए में क्या है? ऑप्शन नंबर में ए में 13 टू 17। और जो आर्टिकल 13 है वो किससे संबंधित है? ये लॉ से संबंधित है। ठीक है, ये लॉ। ठीक है, और आर्टिकल 12 आपका किससे संबंधित है? ये आपको डिफाइन करता है कि स्टेट क्या है। डिफाइन स्टेट, कि स्टेट जो इन आर्टिकल्स में एक वर्ड यूज हुआ है स्टेट, ये उस स्टेट का क्या मतलब है वो आर्टिकल 12 आपको बता रहा है। ठीक है, तो आर्टिकल 12 आपको क्या देता है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। और आर्टिकल 13 में एक इन आर्टिकल्स में एक वर्ड यूज हुआ है लॉ, तो आर्टिकल 13 बताता है कि लॉ शब्द का क्या मतलब है। ठीक है,
तो ये आपका ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस इट वाज डिसाइडेड टू बॉयकॉट साइमन कमीशन। ठीक है, कांग्रेस के किस सत्र में साइमन आयोग का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था? और आपके ऑप्शन है कलकत्ता सेशन, ऑप्शन बी है आपका मद्रास सेशन, ऑप्शन सी है सूरत सेशन, और ऑप्शन डी क्या है आपका नागपुर सेशन। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये साइमन कमीशन क्या था। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन आपका, साइमन कमीशन का गठन किया गया था टू रिव्यू इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1990। तो जो 1919 में इंडियन काउंसिल एक्ट आता है उसको ये रिव्यू करने के लिए गठित किया गया था, और इसी के आधार पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है वो साइमन कमीशन की कमेटी पे ही आधारित था। ठीक है, अच्छा, ये 7 सदस्यीय कमीशन, 7 मेंबर कमीशन था, और इसमें कोई भी इंडियन लीडर शामिल नहीं किया गया था। इसी वजह से इसको ऑल वाइट कमीशन भी बोलते हैं, ऑल वाइट कमीशन बोलते हैं, कमीशन। और ये इंडिया किस डेट को लैंड किया था? इंडिया में लैंड करने का मतलब है ये इंडिया कब आया था? ये इंडिया आया था 3 फरवरी 1928 को। ठीक है, तो चूंकि क्या है, इसमें कोई भी इंडियंस का भविष्य निर्धारित करने वाले थे ब्रिटिशर्स, तो ये एक तरीके से इंसल्ट थी इंडियंस की, इस वजह से इसको बॉयकॉट किया गया था। सारे इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग और उस समय के जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स थे सभी ने साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया था। तो आपका जो कांग्रेस का मद्रास सेशन था, इसमें यह निर्धारित किया गया था कि कांग्रेस साइमन कमीशन को बॉयकॉट करेगी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? 1927 के जो कांग्रेस अधिवेशन है मद्रास में जो हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी एम ए अंसारी ने। ठीक है, अच्छा, 1928 का जो कलकत्ता सेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू, जो कि आपके जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं। सूरत सेशन, जिसमें आपके सूरत सेशन में क्या हुआ था? कांग्रेस आपका किस में बढ़ गया था? सूरत सेशन में कांग्रेस आपकी जो नरम दल और गरम दल थे उसमें विभाजित हो गई थी। सूरत सेशन को किसने प्रिसाइड किया था? रास बिहारी घोष ने। तो ये मालूम होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट सेशंस रहे हैं आपके कांग्रेस के, बिहारी घोष ने। और इसमें जो आईएनसी थी वो 2 सेक्शन में बढ़ जाती है, एक सेक्शन आपका मॉडरेट और दूसरा एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में, ठीक है। और नागपुर सेशन में आपका जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसको ऑफिशियली अप्रूव किया गया था कांग्रेस के द्वारा। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी आपकी सी विजय राघवाचारी ने। तो ये 4 इंपॉर्टेंट सेशंस हैं। इसके किस सेशन का कौन अध्यक्ष था और क्या उसका आउटकम रहा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वाज हेडेड बाय सीताराम राजू? निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व सीताराम राजू ने किया था? और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? कूका मूवमेंट्स, रैंपा मूवमेंट्स, पपना एजिटेशन और बारदोली सत्याग्रह। तो देखिए, ये एक ट्राइबल रिवॉल्ट थी। ठीक है, और ये इसकी लीडरशिप किसने की थी? सीताराम राजू ने। ये आपसे क्या पूछा है कि किस आंदोलन की लीडरशिप सीताराम राजू ने की थी? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, रैंपा मूवमेंट। रैंपा मूवमेंट, जो कि रैंपा मूवमेंट जो कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1922 और 1924 के बीच में, आंध्र प्रदेश रीजन में ये हुआ था। और इसको किसने लीड किया था? आपके अलौरी सीतारमन राजू ने। अच्छा, तो सही ऑप्शन तो ये हो गया। अच्छा, जितनी भी ट्राइबल रिवॉल्ट्स होती हैं, बहुत सारी आप ट्राइबल रिवॉल्ट्स पढ़ोगे। ट्राइबल रिवॉल्ट्स की होने की मेन वजह क्या थी? ट्राइबल रिवॉल्ट्स की
होने की मेन वजह ये थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट लॉ, एक बहुत बड़ी जिम्मेदार थे फॉरेस्ट लॉ इनेक्ट किए गए थे, और इन लॉज ने जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी उनको जंगलों में से जाके और जो वो अपनी डे टू डे यूज़ की जो चीज़ें वो कलेक्ट करते थे फॉरेस्ट से, उनको प्रोहिबिट कर दिया था। एक तो ये था, एक तो बहुत बड़ा रीज़न फॉरेस्ट लॉ थे। दूसरे क्या थे, जो मनी लैंडर्स थे, जमींदार थे, वो इनका जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं इनका एक्सप्लॉइट करते थे। तो एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी था कि ट्राइबल कम्युनिटी क्यों रिवॉल्ट की। ठीक है, अच्छा, उनमें से जो इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट्स रही, एक तो संथाल रिवॉल्यूशन रही। संथाल वाला जो रीजन है ये कहाँ पे पड़ता है आपका, बिहार, झारखंड और बिहार रीजन में। और ये संथाल रिवॉल्यूशन कब हुई थी आपकी, 1855 से 1856 के बीच में। और इसको किसने लीड किया था, सिद्धू एंड कान्हू। और उसी तरीके से मुंडा रिवॉल्यूशन हुई। मुंडा रिवॉल्यूशन आपकी 1899 से और 1900 के बीच में हुई। और ये किस रीजन में हुई थी, छोटा नागपुर रीजन में। और ये भी आपका झारखंड में ही है, छोटा नागपुर रीजन भी आपका झारखंड में। और इसको किसने लीड किया था, बिरसा मुंडा, एक महातुर ट्राइबल लीडर हैं, इन्होंने ये रेवोल्यूशन लीड की थी। कोल म्यूटनी होती है, ये भी आपके छोटा नागपुर प्लाटू में देखने को मिलती है। और इसका ये टाइम पीरियड क्या है, 1831 से 1832 के बीच में। और इसको लीड किसने किया था, बुद्धू भगत ने। उसी तरीके से भील अपराइजिंग हुई आपकी 1817 से 1819 के बीच में वेस्टर्न घाट रीजन में। और इसको लीड किया था सेवाराम गोविंद गुरु ने। खासी रिवॉल्यूशन आपकी मेघालय वाले रीजन में हुई। मेघालय में आपकी क्या, तीन इंपॉर्टेंट ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, खासी, गारो खासी एंड जयंतियाँ। ठीक है, तो खासी आपकी मेघालय कम्युनिटी से। उसी तरीके से एक ताना भगत रिवॉल्यूशन हुई, इसको यात्रा भगत ने रिवॉल्ट लीड किया था। तो ये जो ट्राइबल रिवॉल्ट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, इन विच कॉन्फ्रेंस ऑफ 1888 द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज क्रिएटेड फॉर कांग्रेस। 1888 में किस सम्मेलन में कांग्रेस के लिए संविधान बनाया गया था। और आपके ऑप्शन हैं बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा आपका, इलाहाबाद में। जो इलाहाबाद में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो आपका 1888 में जो सेशन हुआ, ये कहाँ पे हुआ था, इलाहाबाद में। इसमें कांग्रेस का आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, या जो रूल्स बनाए गए थे। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने। जॉर्ज यूले आपके फर्स्ट फॉरेनर हैं जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, फर्स्ट फॉरेनर। ठीक है, और कांग्रेस का गठन कब होता है, कांग्रेस का गठन होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन होता है आपका 1885 में। और फर्स्ट सेशन कहाँ पे होता है, बॉम्बे में, बॉम्बे। सेकंड कहाँ होता है, 1886 में सेकंड होता है, ये कहाँ पे होता है, कलकत्ता में। ये तीन इंपॉर्टेंट है, शुरू के इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जाम में ये अक्सर पूछे जाते हैं। ये मद्रास में हुआ था। ठीक है, और बॉम्बे आप कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि बॉम्बे वाले इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की थी, कलकत्ता वाले की और मद्रास वाले की। ठीक है, ठीक है, कलकत्ता वाला मैं बता दे रहा हूं, दादा भाई नेहरू जी, दादा भाई नेहरू जी। अब आप मुझे बताइएगा मद्रास में जो सेशन जिसने प्रिसाइड किया था वो फर्स्ट मुस्लिम लीडर थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर फॉर्म्ड इंडियन होम रूल सोसाइटी। निम्नलिखित में से किस नेता ने इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन किया। और आपके ऑप्शन क्या है, श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है लाला हरदयाल, ऑप्शन डी क्या है, बाल गंगाधर तिलक। तो ये आपसे पूछ रहा है कि इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन किस फ्रीडम फाइटर ने किया था। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी जो कि लंदन में गठित की गई थी, इंडियन होम रूल सोसाइटी, ये आपकी लंदन में गठित की गई थी। और इसको किसने बनाया था, इसको बनाया था आपके श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, जो कि एक फ्रीडम फाइटर है। और इन्होंने आपका 1905 में इसका गठन किया गया था।
और बी डी सावरकर और मदन लाल ढींगरा ये जब लंदन गए थे तो ये यहाँ पे इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाई गई थी। किस लिए बनाई गई थी, पर्पस क्या था, टू स्प्रेड पेट्रोटिज्म अमॉन्ग इंडियंस। ठीक है। और श्याम जी कृष्ण वर्मा ने और क्या पब्लिश किया, इन्होंने एक जर्नल पब्लिश करते थे मंथली, और उस जर्नल का नाम था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, एक मंथली पत्रिका थी, मंथली जर्नल थी आपकी। ठीक है। अच्छा, तो इसका सही जवाब तो आपका श्याम जी कृष्ण वर्मा है। एनी बेसेंट ने क्या स्टार्ट किया था, इंडियन होम रूल लीग, होम रूल लीग। ठीक है। और आपके बाल गंगाधर तिलक ने भी इंडियन होम रूल लीग स्टार्ट की थी, होम रूल लीग, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये याद रखिएगा, यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लाला हरदयाल का संबंध किससे, आपका गदर मूवमेंट से, गदर मूवमेंट से। और बाल गंगाधर तिलक को, जिनको हम लोकनायक बाल गंगाधर तिलक भी बोलते हैं। और किन किन चीज़ों के लिए हम बाल गंगाधर तिलक को जानते हैं, या हमें क्या क्या चीज़ें मालूम होना चाहिए बाल गंगाधर तिलक के बारे में। सबसे पहले तो ये एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। ये किस तरीके के लीडर थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी से इनका संबंध है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। और पुणे में एक कॉलेज है फर्गुसन कॉलेज, वो भी इन्हीं के प्रयासों से उसकी स्थापना हुई थी। जो गणपति और शिवाजी फेस्टिवल है महाराष्ट्र में, गणपति और जो शिवाजी फेस्टिवल है, ये बाल गंगाधर तिलक ने ही इसकी शुरुआत की थी। और गीता रहस्य, और जो 1916 में जो लखनऊ पैक्ट होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग में, उसमें भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक, इन्हीं ने बोला था स्वराज इज माई वर्थ राइट। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर विच प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो ये आप वायुमंडल की कौन सी परत में ओजोन परत पाई जाती है जो पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। और आपके ऑप्शन क्या क्या हैं, आपके ऑप्शन है, एक ऑप्शन दिया गया है ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल। ऑप्शन बी है स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। ऑप्शन सी है मीजोस्फेयर, मध्य मंडल। ऑप्शन डी क्या है, एक्सोस्फेयर, बाह्य मंडल। तो आपको मालूम है कि एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स हैं। देखो, यदि ये सरफेस है अर्थ की सरफेस, तो उसकी सरफेस से, यदि अर्थ सरफेस से पहली लेयर कौन सी पड़ती है आपकी, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, इसको मैं लिख ले रहा हूं, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर से ऊपर क्या है आपकी, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है। उसके ऊपर क्या है आपकी, मीजोस्फेयर। एग्जाम में एटमॉस्फेरिक लेयर से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। मीजोस्फेयर से ऊपर क्या है आपका, थर्मोस्फेयर। और थर्मोस्फेयर से ऊपर क्या है आपका, एक्सोस्फेयर। अब ये सारी चीजें क्या है, हाइट के हिसाब से, एल्टीट्यूड के हिसाब से निर्धारित होती हैं। ठीक है। ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट है वो कितनी है आपकी, इसकी हाइट आपकी 0 से 12 किलोमीटर तक। स्ट्रेटोस्फेयर की हाइट कितनी है आपकी, 12 से 15 किलोमीटर तक। और मीजोस्फेयर की हाइट कितनी है आपकी ये 12 से 15 नहीं, 12 से 50 के बीच में है। और इसकी 50 से लेके आपकी 85 किलोमीटर तक, ये सब किलोमीटर में है, और थर्मोस्फेयर की आपकी 85 से 100 किलोमीटर। और एक्सोस्फेयर मतलब अब आपकी ऊपर जितना भी आपका 600 किलोमीटर से लेके आपका 10,000 किलोमीटर तक, इसको सब आप क्या बोलते हैं, एक्सोस्फेयर। तो
आपकी ओजोन लेयर किस लेयर में उसमें पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में आपकी ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर क्या है? एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि आपको हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ये एब्जॉर्ब कर लेती है। स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद जो ओजोन है, ओजोन गैस जो है वो अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब कर लेती है। और ये ओजोन लेयर ना हो तो ये अर्थ पे डायरेक्टली ओजोन अल्ट्रावायलेट रेज पड़ेंगी, जिससे कि काफ़ी नुकसान होगा। ठीक है, तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। लाइनोस इज द नेम ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ठीक है, लाइनोस उष्ण कटिबंधीय घास भूमि का नाम कहाँ है? ठीक है, ये आपसे क्या पूछ रहा है कि जो लाइनोस, जिसका एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ये किस क्षेत्र में पाया जाता है? और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? आपके ऑप्शन है अफ्रीका, ऑप्शन बी है एशिया, ऑप्शन सी है साउथ अमेरिका, ऑप्शन डी क्या है? नॉर्थ अमेरिका। तो जो लाइनोस ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स जो है ना, इनको हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं। एक तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो कि ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं, और एक है टेम्परेट ग्रासलैंड जो कि टेम्परेट रीजन्स में पाए जाते हैं। रीजन्स में पाए जाते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड। अच्छा, ये आपसे पूछा है जो लाइनोस ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ये किस रीजन में पाया जाता है? तो जो लाइनोस है आपका साउथ अमेरिका में ये पाया जाता है। लाइनोस, लाइनोस आपका LIANOS, ये आपका वेनेजुएला और कोलंबिया वाले रीजन्स में पाया जाता है। रीजन्स में उसी तरीके सवाना भी एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, और ये कहाँ पाया जाता है? ये आपका ईस्ट अफ्रीका में पाया जाता है। ईस्ट अफ्रीका। उसी तरीके से आपका एक कैंपस, कैंपस भी एक लोकल वर्ड है। ये सब क्या है? लोकल वर्ड है, एक क्षेत्र विशेष में इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, बट ये सब क्या है? आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। कैंपस आपका पाया जाता है ब्राजीलियन हाईलैंड में, हाईलैंड, और ब्राजीलियन हाईलैंड भी आपकी साउथ अमेरिका में ही है, साउथ अमेरिका में। ये सब क्या है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। उसी तरीके से टेम्परेट ग्रासलैंड के भी कई नाम हैं, इनमें से आपका जो इंपॉर्टेंट है ग्रासलैंड, इसमें पेरीज आपको मिलेंगे, स्टेपीज आपको ईस्ट यूरोपियन रीजन में या रशिया में देखने को मिलते। ईस्ट यूरोपियन रीजन में या रशिया में, रशिया भी है। पेरीज हो गई आपकी, पेरीज आपकी कहाँ? नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलेंगी, नॉर्थ अमेरिका। जब हम ज्योग्राफी का सेक्शन करेंगे तब हम इन ग्रासलैंड को डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट विच टू बॉडीज ऑफ वाटर। हॉर्मुज जल डमरू मध्य किन दो जल निकायों को जोड़ता है? और आपके ऑप्शंस क्या है? रेड सी एंड गल्फ ऑफ अदन। ठीक है, ऑप्शन बी है आपका पर्सियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। ऑप्शन सी है मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक सी, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर। ऑप्शन डी क्या है आपका? अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर। तो इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जो हॉर्मुज जल डमरू मध्य है, ये किन दो जल निकायों को जोड़ता है? तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्ट्रेट क्या होती है। स्ट्रेट क्या होती है? स्ट्रेट दो लार्ज, स्ट्रेट एक नैरो चैनल होती है, ये समझिए। ये एक दो लार्ज बॉडीज हैं, इनको कनेक्ट करने का काम ये स्ट्रेट कर रही है। दो लार्ज स्ट्रेट बेसिकली क्या है? एक नैरो चैनल है जो कि दो लार्ज बॉडीज को कनेक्ट करती है। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये किस किस को कनेक्ट करती है? तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट करती है आपकी पर्सियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान को। सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी। अभी रिसेंटली जो यूएस और इजराइल ने जो अटैक किया है ईरान पे, उसकी वजह से पर्सियन गल्फ को चोक होने की संभावना बढ़ गई है। पर्सियन गल्फ किस लिए फेमस है आपकी? पर्सियन गल्फ से आपका दुनिया का 25%
25 लगभग 25% जो क्रूड ऑयल है वो पर्सियन गल्फ से या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होता है, इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इंपॉर्टेंट है, न्यूज में ये है। अभी कुछ और इंपॉर्टेंट स्ट्रीट देखते हैं। एक तो मलक्का स्ट्रीट है। मलक्का स्ट्रीट किस किस को कनेक्ट करती है? एक कनेक्ट करती है अंडमान सी और साउथ चाइना सी को, ठीक है। जिब्राल्टर स्ट्रीट है, मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन को ये सेपरेट करती है। तो ये दोनों आपकी इंपॉर्टेंट। मलक्का स्ट्रीट के नज़दीक क्या है? इंडिया, जो आपका कौन सा आइलैंड ग्रुप है इंडिया का? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप है, ठीक है। और रिसेंटली इंडिया ने एक ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भी फाइनलाइज किया है, ठीक है। बॉस्फोरस स्ट्रीट कहाँ को कहाँ कनेक्ट करती? ब्लैक सी एंड सी ऑफ मरमरा को। डोवर स्ट्रीट आपकी इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को कनेक्ट करती है। फ्लोरिडा स्ट्रीट आपकी किसको कनेक्ट कर रही? गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड अटलांटिक ओशन को। उसी तरीके से बास स्ट्रीट आपकी इंडियन ओशन एंड तस्मन सी को कनेक्ट करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रीट हैं वर्ल्ड की जिनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। अभी स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज न्यूज में भी है बहुत, तो ये भी हमें इसके बारे में तो हमें पता ही होना चाहिए, ठीक है। और ईरान में इंडिया की मदद से कौन सा पोर्ट बनाया गया? चाहबार पोर्ट। तो ये भी याद रखिएगा, चाहबार पोर्ट कहां पे? आपका ईरान में। अगला प्रश्न देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज नॉट अवेलेबल टू फॉरेन सिटीजन? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिक के लिए उपलब्ध नहीं है? और आपके ऑप्शंस क्या? इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समझ समानता। ऑप्शन बी है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन सी है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड बॉडी, जीवन और शरीर की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन डी क्या है आपका? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के खिलाफ अधिकार। तो इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि जो फंडामेंटल राइट है, जो चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट फॉरेन सिटीजन को अवेलेबल नहीं है? फॉरेन सिटीजन का मतलब एक तो हो गया आपका इंडियन सिटीजन जिनको भारत की नागरिकता है, और जिनको भारत की नागरिकता नहीं है उनको हम क्या बोलते हैं? फॉरेन सिटीजन, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनमें से जो आर्टिकल 15, 16, 19 और 29 और 30 ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही अवेलेबल है, इंडियन सिटीजन्स को ही अवेलेबल है, अवेलेबल ओनली, ठीक है। बाकी जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके इंडियंस और फॉरेन दोनों को ही अवेलेबल है। अच्छा, अब इक्वलिटी बिफोर लॉ किस आर्टिकल के तहत है आपका? आर्टिकल 14, ठीक है। राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक किसके तहत है? आपका आर्टिकल 19। राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड बॉडी ये आपका आर्टिकल 21। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन ये आपका किसके? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आपका किस कैटेगरी में जाएगा? ये आपका जो कैटेगरी है हमारी, इसके तहत दो आर्टिकल रहते हैं, आर्टिकल 23 और 24, ठीक है। तो कौन सा अवेलेबल रहेगा? कौन सा अवेलेबल नहीं है? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। विच इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस किस संस्था के ने विकसित किया? और आपके ऑप्शंस क्या है? आरबीआई, ऑप्शन बी है सेबी, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी क्या? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आपसे क्या पूछ रहा है कि जो यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम है ये किस संस्था के द्वारा डेवलप्ड किया गया है? तो ये डेवलप्ड किया गया है आपका नेशनल, इसको हम लिख लेते हैं एनपीसीआई का मतलब क्या है यहां पे? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो जो भी आपका भीम सिस्टम है, जो भी यूपीआई सिस्टम है, जिसपे आपका सबसे पहले यूपीआई है, जिसपे भीम, फोन पे, जितने भी गूगल पे, जितने भी आपके पेमेंट ऐप्स हैं वो किस पे बेस्ड हैं? यूपीआई पे बेस्ड हैं। और इसको किसने डेवलप किया? आपका
नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ने ऑफ इंडिया ने, ठीक है। और इसको रेगुलेट कौन करता है, जो भी हमारे यहाँ, रेगुलेटेड बाई आरबीआई। डेवलप्ड किसने किया, एनपीसीआई ने। अच्छा, एनपीसीआई किस तरह की संस्था है, ये एक आपका आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन का एक ज्वाइंट वेंचर है। इंडियन बैंक एसोसिएशन का एक ज्वाइंट वेंचर है और ये रिटेल पेमेंट को डील कर रहा है, रिटेल पेमेंट्स को डील करता है, ठीक है। और जो यूपीआई सिस्टम है कब डेवलप किया गया था आपका, 2016 में, ठीक है। और सेबी क्या है आपका, सेबी आपका जो भी कैपिटल मार्केट है, कैपिटल और कमोडिटी मार्केट है, उसका रेगुलेटर, कैपिटल एंड कमोडिटी मार्केट रेगुलेटर है, कमोडिटी मार्केट रेगुलेटर। ये मालूम होना चाहिए कि किस सेगमेंट को कौन रेगुलेट कर रहा है, ठीक है, मार्केट रेगुलेटर, ठीक है। आरबीआई क्या है आपका, आरबीआई क्या है आपकी, ओवरऑल जो भी फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर है आपका, ठीक है। जैसे पीएफआरडी है आपका, पीएफआरडीए, ये पेंशन फंड को रेगुलेट करता है, जितनी भी पेंशन स्कीम्स हैं ये पीएफआरडी द्वारा रेगुलेटेड की जाती हैं। आईएफआरडी, इंश्योरेंस फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इंश्योरेंस के सेक्टर को डील करता है, इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है इंडिया में। पेंशन सेक्टर को रेगुलेट आपका पीएफआरडी और इंश्योरेंस सेक्टर को आपका आईएफआरडी द्वारा रेगुलेट किया जाता है। उसी तरीके से सेबी आपका कैपिटल एंड कमोडिटी मार्केट। एसबीआई क्या है, इंडिया का लार्जेस्ट, ओल्डेस्ट तो नहीं, लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक है आपका। इसके बारे में तो सबको मालूम होगा, एसबीआई, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हु इज कंसीडर आ लीडर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन बंगाल। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रमुख नेता किसे माना जाता है, और आपके ऑप्शंस क्या है, चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन बी है रामानंद, ऑप्शन सी है नामदेव, ऑप्शन डी क्या है, रामानुज। तो सही जवाब क्या है, बंगाल से कौन संबंधित है आपका, चैतन्य महाप्रभु आपके बंगाल से संबंधित है। एक इंपॉर्टेंट भक्ति मूवमेंट संत हैं जिनका संबंध आपका बंगाल से है, और इन्होंने क्या स्टार्ट किया था, गौड़िया बंगाल बोल रहे हम, मठ इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। और एक कृष्णा भक्ति कल्ट से संबंध रखते हैं, कृष्णा भक्ति कल्ट से, ठीक है। अच्छा, रामानंद है, रामानंद जो भक्ति पोइट संत हैं, रामानंद जो संत हैं, इनको क्या क्रेडिट दिया जाता है, इनको क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने जो भक्ति मूवमेंट है इसको नॉर्थ इंडिया में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। नामदेव आपके महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं। रामानुज ने भक्ति मूवमेंट को रिवाइव किया था, ठीक है। भक्ति मूवमेंट जो 7th और 8th सेंचुरी में जो स्टार्ट होता है, ये बीच में विलुप्त हो जाता है, फिर इसको रिवाइव किसने किया था, रामानुज ने। और इनकी जो फिलॉसफी है उसको क्या बोलते हैं, विशिष्ट अद्वैतवाद, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, वेयर वाज एक्सरसाइज अग्निवर्ष 2026 कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी। भारतीय सेना द्वारा अभ्यास अग्निवर्षा 2026 कहां आयोजित किया गया था, और आपके ऑप्शंस क्या है, पंजाब, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो एक्सरसाइज अग्निवर्षा है ये कहाँ कंडक्ट की गई थी, ये कंडक्ट की गई थी आपकी राजस्थान में। राजस्थान में एक जगह है पोखरण रेंज, वहां पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी, पोखरण रेंज में ये कंडक्ट की गई थी। पोखरण रेंज वही जगह है जहां पे इंडिया ने अपने जो न्यूक्लियर टेस्ट हैं उनको कंडक्ट किया था, ठीक है। और ये एक्सरसाइज क्यों की गई थी, ये एक्सरसाइज की गई थी जिससे कि जो इंडियन आर्मी के पास जो लेटेस्ट वेपन सिस्टम्स हैं उनको टेस्ट किया जा सके और उनकी प्रेसिजन को जांचा परखा जा सके, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन रिपोर्ट विच 3 स्टेट इमर्ज्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मर अंडर द मार्केट इनेबलर डायमेंशन। राज्यों की विद्युत
संक्रमण रिपोर्ट के अनुसार मार्केट इनेबलर्स आयाम के तहत कौन से 3 राज्य सबसे मजबूत प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरे हैं? और आपके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है आपका कर्नाटका, केरला एंड हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी है आपका दिल्ली, हरियाणा एंड पंजाब। ऑप्शन सी है आपका उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। ऑप्शन डी क्या है आपका? गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। तो बेसिकली आपसे ये क्या पूछ रहा है कि एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के द्वारा, इस रिपोर्ट में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन रिपोर्ट, तो ये जो रिपोर्ट है इसमें एक सेगमेंट है मार्केट इनेबलर्स डायमेंशन है। सबसे पहले ये देख लेते हैं ये रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है। इसको पब्लिश करता है इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस एंड एम्बर ग्रुप, इसके द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। ठीक है, अब इसमें ये पूछा एक डायमेंशन है मार्केट इनेबलर डायमेंशन, उसमें किसने अच्छा परफॉर्म किया? तो जो उत्तर प्रदेश है आपका, यूपी ने आपने ईवी की सेगमेंट में नंबर 1 परफॉर्मेंस की, ईवी सेगमेंट में नंबर 1 परफॉर्मेंस की है। आंध्र प्रदेश ने आपकी रिन्यूएबल जो एनर्जीज है उसके सेगमेंट में, और मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जीज के जो वेरियस आयाम्स हो उनमें अच्छा परफॉर्म किया। उसी तरीके से राजस्थान ने भी इस कैटेगरी में अच्छा परफॉर्म किया है। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। यहाँ में क्या इंपॉर्टेंट है? यहाँ इंपॉर्टेंट है कि इसको कौन पब्लिश करता है, कौन सी संस्था इसको पब्लिश करती है, और किस सेगमेंट में क्या परफॉर्मेंस, किस स्टेट ने क्या परफॉर्मेंस की है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 14, द राहबीर स्कीम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? तो राहबीर योजना किस मंत्रालय की पहल है? और आपके ऑप्शंस क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन सी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ऑप्शन डी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, सड़क परिवहन एंड और राज्य मंत्रालय। तो देखो राहबीर, राह मतलब यात्री से शब्द होता है, जो आपका जो राहबीर, जैसे इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये यात्री से संबंधित है, तो और यात्री, राहबीर योजना, राहबीर स्कीम या योजना, तो इसको आपके मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे ने स्टार्ट किया। पर्पस क्या है इसका? इसके गुड संकीर्तन को बढ़ावा देना। इसका मतलब है कि यदि कोई रोड पे कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कोई किसी नेशनल हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ है, तो जो एक्सीडेंट के विक्टिम हैं उनको हॉस्पिटल पहुंचाने वाले लोगों को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम लागू की गई। इसमें एक कैश रिवार्ड का भी एलिमेंट है, कैश रिवार्ड भी दिया जाता है। और इस स्कीम का पर्पस क्या है कि भाई इंडिया में सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं, रोड एक्सीडेंट से मरने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है, तो उन रोड एक्सीडेंट हुआ है उसमें उन लोगों को बचाया जा सके। ठीक है, इसमें यह भी कहा गया है कि जो लोग रोड एक्सीडेंट के विक्टिम्स को मदद करेंगे, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने में मदद करेंगे, उनके अगेंस्ट किसी भी तरीके की कोई पुलिस हैरेसमेंट नहीं होगा। मतलब होता क्या है कि यदि कोई विक्टिम होता है ना रोड एक्सीडेंट का, उसको जो मदद करता है ना, तो पुलिस उसको ही हैरेस करता है। तो ये राहबीर योजना के तहत उस चीज़ को काउंटर करना भी इसका पर्पज है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, वर्गीकरण की मूल इकाई है, तो ये बायोलॉजी से संबंधित है, ये कि बायोलॉजी में जो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है वो क्या है। तो देख लेते हैं एक बार क्लासिफिकेशन। तो सबसे नीचे क्या है आपका? स्पीसीज है। स्पीसीज से ऊपर क्या जाता है आपका? जीनस है। जीनस से ऊपर क्या है? फैमिली से ऊपर क्या है? ऑर्डर से ऊपर क्या है? क्लास
क्लास से ऊपर क्या है? फाइलम। फाइलम से ऊपर क्या है? किंगडम। किंगडम भी आपके पांच कैटेगरीज में बांटे गए हैं। किंगडम भी आपके पांच कैटेगरी। किंगडम्स कितने? 5 टाइप्स के किंगडम्स हैं। 5 टाइप्स के किंगडम्स हैं। तो बेसिक यूनिट क्या हुई आपकी? बेसिक यूनिट आपकी स्पीसीज हुई। ठीक है, ये आपके हायरकी आपको मालूम होनी चाहिए। ये जो हायरकी है ना, ये इसमें आपके जो एरो है ना, ये थोड़े गलत लग गए हैं। एरो इस तरीके से होना चाहिए। बेसिक यूनिट आपकी स्पीसीज होगी। बेसिक यूनिट स्पीसीज है, उससे ऊपर क्या है? जीनस। सबसे बेसिक यूनिट क्या है? आपकी स्पीसीज है। उसके ऊपर क्या है? जीनस है। जीनस से ऊपर फैमिली। फैमिली से ऊपर आपका क्या है? ऑर्डर। ऑर्डर से ऊपर क्या है आपका? क्लास। क्लास से ऊपर क्या है? फाइलम। फाइलम से ऊपर क्या है आपका? किंगडम। ठीक है, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, हायरार्की ऑफ बायोलॉजी है। ठीक है, जैसे आप मैटर को क्लासिफाइड करते हैं, मैटर को आपने क्लासिफाइड किया कि भाई मैटर, फिर एटम, फिर सब एटॉमिक पार्टिकल, उसी तरीके से ये बायोलॉजी की हायरार्की है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अ पर्सन कैन हेल्ड इन पुलिस कस्टडी इन टोटल इवन इफ रिमाइंडेड पीरियोडिकली बाई मजिस्ट्रेट। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के तहत किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर रिमांड दिए जाने पर भी कुल मिलाकर अधिकतम कितने समय तक पुलिस हिरासत में रखा जा सकता है? तो और आपके ऑप्शंस क्या हैं? 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन और 15 दिन। तो जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसके तहत सिर्फ आपको 15 दिन तक पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता है। तो डी आपका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका किससे संबंधित है? विच वॉज द फर्स्ट बैंक स्टैब्लिश इन इंडिया। भारत में स्थापित पहला बैंक कौन सा था? और आपके ऑप्शंस क्या हैं? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बंगाल। तो भारत में स्थापित पहला बैंक कौन सा था? भारत में स्थापित पहला बैंक आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। इसको कब स्थापित किया गया था? 1770 में। ठीक है, उसके बाद कौन सा बैंक आता है आपका? उसके बाद आते हैं आपके प्रेसिडेंसी बैंक। एक आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान हो गया, फिर आपका आता है जनरल बैंक ऑफ इंडिया। जनरल बैंक ऑफ इंडिया, ये पूरी हिस्ट्री है आपकी बैंकिंग की। जनरल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एग्जाम में अक्सर फर्स्ट और ओल्डेस्ट पूछ लिया जाता है। तो ये आपका जनरल बैंक ऑफ इंडिया कब आता है? ये आता है आपका 1786 से ये आपका 1791 तक रहता है। फिर प्रेसिडेंसी बैंक आते हैं। 3 प्रेसिडेंसी जगह होती हैं, जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी। तो बंगाल प्रेसिडेंसी में बैंक ऑफ बंगाल आता है। बैंक ऑफ बंगाल ये कब बनाया जाता होगा? 1809 में। फिर आता है बैंक ऑफ बॉम्बे। बैंक ऑफ बॉम्बे आपका कब बनाया जाता है? ये आपका बनाया जाता है 1840 में। उसके बाद आता है आपका बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ मद्रास कहाँ बनाया जाता है? कब बनाया जाता है? 1883 में। ठीक है, इन तीनों बैंकों को मिला के क्या बनाया गया था आपका? इन्हीं जो प्रेसिडेंसी बैंक थे, इन्हीं को मिला के 1921 में आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया जाता है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और बाद में ही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया क्या बन जाता है आपका? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1995 में ये आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये पूरी हिस्ट्री मैंने बता दी आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। ठीक है, उसके बाद एक पंजाब नेशनल बैंक कब बनाया जाता है? पंजाब नेशनल बैंक बनाया जाता है आपका, ये इंडियंस द्वारा फर्स्ट बैंक था। इंडियंस द्वारा बनाया हुआ पहला बैंक था। और इसमें ये कब बनाया गया आपका? ये आपका 1894 में इसको बनाया गया था। और इसको बनाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और पंजाब नेशनल बैंक का जो पहला अकाउंट था वो लाला लाजपत राय के नाम पे ही बनाया गया था। ठीक है,
तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में आया, ठीक है। और बैंक ऑफ बंगाल आपका, ये तो मैंने बता दिया, 1809 में। अच्छा, आरबीआई कब गठित हुआ था आपका? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका 1935 में। 1935 में। पहले ये प्राइवेट बैंक था और इसको नेशनलाइज कब किया गया था? इसको नेशनलाइज किया गया था आपका 1949 को इसको नेशनलाइज किया गया था। और आरबीआई आपका बना था किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे? हिल्टन कमेटी की रिकमेंडेशंस पे। तो ये चीज़ें मालूम होना चाहिए। आज आरबीआई क्या है? बैंकिंग रेगुलेटर है। लेटर फेज की जितनी भी बैंकिंग चीज़ें हैं उसको हम आगे देखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 हम डिस्कस करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल पार्क इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसके बेसिस पे 4 ऑप्शंस बनाए गए हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क established in 1936 as a Haley नेशनल पार्क is the oldest नेशनल पार्क इन इंडिया। ठीक है भाई, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जिसे 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। बिल्कुल सही है भाई। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि कहाँ स्थित है? आपका उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिसको पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जानते थे। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है आपका, हेमिस नेशनल पार्क लोकेटेड इन लद्दाख इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया एंड इज फेमस फॉर स्नो लियोपार्ड। लद्दाख में स्थित हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, साइज की बात कर रहा है ये आपकी, और हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। हेमिस नेशनल पार्क आपका लद्दाख में है और ये इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। जब भी हम लार्जेस्ट की बात करें तो ये आपका साइज में सबसे बड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या स्नो लियोपार्ड भी मिलते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। और आपको इसमें क्या आइडेंटिफाइड करना है? करेक्ट वन। ठीक है, अब ऑप्शंस देखते हैं। ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली सेकेंड इज करेक्ट, बोथ 1 एंड सेकेंड आर करेक्ट। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। तो जो हेमिस वर्ड है, हेमिस मोनास्ट्री भी है एक। हेमिस मोनास्ट्री कहां पे आपकी? हेमिस मोनास्ट्री आपकी लद्दाख में है। हेमिस मोनास्ट्री भी आपकी लद्दाख में है। हेमिस मोनास्ट्री आपका लद्दाख में है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया लार्जेस्ट। कमेंट में आप मुझे बताइएगा इंडिया का स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क। अच्छा, नेशनल पार्क को किस एक्ट के तहत बनाया जाता है ये भी मुझे आप बताइएगा भाई। कोई एक वैधानिक बैकिंग होगी ना, नेशनल पार्क बनाए जाते हैं तो उसको बनाने के पीछे कोई तो कानून होगा जिसके तहत उसको बनाया जाता है। तो आप मुझे कमेंट में 2 चीज़ें बताएंगे। एक चीज़ भारत का स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क, दूसरा नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको किस कानून के तहत इनको बनाया जाता है और भारत में टोटल कितने नेशनल पार्क हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइबल डांस फॉर्म फ्रॉम द तराई रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र का एक जनजातीय नृत्य है? और आपके ऑप्शंस क्या हैं? चारकुल, थारू डांस, राय डांस और नौटंकी। तो देखिए, तराई रीजन जो है, तराई रीजन में कौन सी कम्युनिटी रहती है आपकी उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में तराई रीजन में रहती है थारू कम्युनिटी, और थारू कम्युनिटी का डांस है आपका ये थारू डांस। और चारकुल किस रीजन से है? ब्रिज रीजन में चारकुल ब्रिज रीजन। इसमें क्या करती हैं कि महिलाएं लैंप लिए होती हैं और वो डांस करती हैं। कुछ और फॉर्म देख लेते हैं हम। एक कर्मा डांस है। ये सारे जो डांस है ये उत्तर प्रदेश रीजन से ही संबंधित हैं। कर्मा डांस आपका कहाँ पे किस कम्युनिटी के द्वारा परफॉर्म किया जाए? खारवाड़, गोंड और बैगा कम्युनिटी द्वारा। किस रीजन में? ये सोनभद्र एंड मिर्जापुर वाले रीजन में। धुरांग आपका भूटिया कम्युनिटी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है और ये हिली एंड ट्राइबल रीजन्स में।
थारू डांस थारू रीजन में हो गया है। थारू मतलब जो लखीमपुर रीजन है, पीलीभीत रीजन है, बहराइच, ये वाला जो रीजन है इसको तराई बेल्ट बोलते हैं। राई आपका बेडिया कम्युनिटी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और ये किस रीजन में? बुंदेलखंड रीजन में। उसी तरीके से एक धोबिया नृत्य है, इसको धोबी कम्युनिटी परफॉर्म करती है। किस रीजन में? उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल रीजन में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जीआई टैग कार्बी अलोंग जिंजर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? हाल ही में समाचारों में देखा गया जीआई टैग प्राप्त कार्बी अलोंग अदरक किस राज्य से संबंधित है? और आपके ऑप्शंस क्या क्या है? नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और असम। देखो, ये कार्बी अलोंग जिंजर मतलब ये, इसका मतलब क्या हुआ कि ये किस रीजन में उगाया जाता होगा? ये कार्बी अलोंग रीजन में इसका उत्पादन किया जाता है। तो जो कार्बी अलोंग जिंजर है इसको जीआई टैग दिया गया है। अभी आपसे ये पूछ रहा है कि कार्बी अलोंग किस स्टेट में बिलोंग करता है? तो कार्बी अलोंग आपका असम स्टेट में है, असम स्टेट में। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? डी ऑप्शन आपका सही जवाब रहेगा। असम की कैपिटल क्या है? असम की कैपिटल आपकी दिसपुर है, दिसपुर। ये याद रखिएगा कि कैपिटल क्या है इसकी, असम की। और ये असम एक ऐसा स्टेट है जो कि नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट के साथ इसकी बाउंड्री मिलती है। ठीक है, और ये असम आपका 7 सिस्टर्स का भी पार्ट है। 7 सिस्टर्स जिसको बोलते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट की जो 7 सिस्टर्स हैं उसमें असम भी एक इंपॉर्टेंट स्टेट है। और असम स्टेट ऐसा है जिससे सारे स्टेट्स की बाउंड्री मिलती है, मतलब नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम और आपका मेघालय, त्रिपुरा, सभी की बाउंड्रीज आपकी असम से मिलती है। और जो चिकन नेक पीक है, चिकन नेक पीक आपकी क्या है? चिकन नेक पीक बहुत न्यूज़ में है, इसको जरूर याद रखिए। चिकन नेक कॉरिडोर, चिकन नेक पीक नहीं है, ये कॉरिडोर है, कॉरिडोर। कमेंट में आप मुझे बताइएगा ये किन दो क्षेत्रों को कनेक्ट करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। विच ड्रग्स इज यूज एज ए पेन किलर? पेन किलर दर्द निवारक के रूप में कौन सी दवा इस्तेमाल होती है? ठीक है, और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एनाल्जेसिक और एंटाइसिड। तो एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक क्या है? एज ए पेन किलर के तौर पे यूज होती है। ठीक है, एंटीबायोटिक क्या काम करती है आपकी? प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ, प्रिवेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, बैक्टीरिया से लड़ने के लिए ये आपकी यूज होती है एंटीबायोटिक, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, एंटाइसिड क्या है? बॉडी में आपके स्टोमक में जब एक्स्ट्रा एसिड बनने लगता है तब हम एंटाइसिड का इस्तेमाल करते हैं। एंटाइसिड का मतलब क्या हुआ? टू काउंटर एसिड इन बॉडी, इन स्टोमक। ये आपका पेन रिलीवर हो गया, ये आपका पेन रिलीवर हो गया। कमेंट में आप मुझे बताइएगा एंटीसेप्टिक का यूज क्या करते हैं? और ये बहुत कॉमनली यूज एंटीसेप्टिक है, उसका भी आप एग्जाम्पल बताइएगा। ठीक है, एंटीसेप्टिक का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और ये मोस्ट कॉमन एंटीसेप्टिक कौन सी है जो कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज भी करते हैं और हमें अपने घरों में बड़े आसानी से देखने को भी मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। और विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? वैश्विक उष्मीकरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? और आपके ऑप्शंस क्या हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो ये आपसे क्या पूछा है? जो ग्लोबल वार्मिंग है, वैश्विक उष्मीकरण है, इसके लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो इसका सही जवाब क्या है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है, वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और ये क्या है कि आपकी ये ग्लोबल जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, ये क्या करती हैं? ग्रीन हाउस गैसेस आपकी ट्रैप्ड करती हैं। जो अर्थ से जो रेडिएशंस निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, उसको रोकती है। उसकी वजह से क्या होती है? आपकी अर्थ गर्म रहती है। लेकिन यदि ग्रीन हाउस गैसेस की क्वांटिटी हमारे एटमॉस्फेयर में एक अमाउंट से ज़्यादा हो जाती है तो वो अर्थ के टेम्परेचर को डिस्टर्ब करने लगती है और
उसी की वजह से आपकी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी जिम्मेदार होती है, ठीक है। हाइड्रोजन एक कंबस्टिबल गैस होती है, कंबस्टिबल गैस है, ठीक है। और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है बहुत ज्यादा होती है, इसकी वेरी हाई कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या जलने में मदद करती है, हेल्प इन कंबशन, ठीक है। नाइट्रोजन ना जलती है ना जलाती है, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा। और एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कोई गैस मौजूद है वो कौन सी गैस मौजूद है, आपकी नाइट्रोजन गैस। आपका 78% जो वॉल्यूम है वो आपका नाइट्रोजन गैस में है, एटमॉस्फेयर का, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना उल्लिखित है। और आपके ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ए प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना। ऑप्शन बी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन सी है फंडामेंटल ड्यूटीज। ऑप्शन डी है 9C2। तो बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 23 है इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि जो प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी भारतीय संविधान में जो मेंशन है वो किस पार्ट में मेंशन है। तो आर्टिकल जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, ये प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी है, ये आपके आर्टिकल 51 में मेंशन किया गया, आर्टिकल 51 में। और आर्टिकल 51 किस पार्ट में, किस सेक्शन में इंक्लूड किया जाएगा? तो जो आपका पार्ट 4 है, पार्ट 4 किससे संबंधित है? आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या जिसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं। और ये कहां से कितने आर्टिकल इसमें शामिल है? आर्टिकल 36 से 51, ठीक है। तो आपका ये आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल की कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी किस पार्ट में? पार्ट 4A। और इसमें कितनी ड्यूटीज मेंशन है? आर्टिकल कौन सा शामिल है इसमें? आर्टिकल, एक ही आर्टिकल इसमें मेंशन, आर्टिकल 51। और कितनी ड्यूटीज मेंशन है? 11 ड्यूटीज मेंशन है उसमें। और इसको किस संविधान संशोधन के बाद ऐड किया गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1976। तो ये चीजें याद रखिएगा फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। 9th शेड्यूल आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ हमारे संविधान में, उसके माध्यम से इसको ऐड किया गया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल। इतनी डिटेल में मैं चीजों को एक्सप्लेन इसलिए करता हूं जिससे कि बार बार आपका रिवीजन भी होता रहे और आप कम समय में ज्यादा चीजों को रिकॉल कर पाए। अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। प्रियम्बल आपको मालूम ही, प्रियम्बल क्या है? आपका समराइज्ड फॉर्म ऑफ आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और इसको सबसे लास्ट में ऐड किया गया था, प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन द ईयर 1975? तो वर्ष 1975 में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? और आपके ऑप्शन क्या है? बीबी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, फखरुद्दीन अली अहमद और शंकर दयाल शर्मा। तो ये आपका इमरजेंसी कब लागू की गई थी? ये आपसे बेसिकली ये पूछ रहा है कि जब भारत में इमरजेंसी लागू की गई थी उस वक्त भारत के राष्ट्रपति कौन थे? और यहाँ जो इमरजेंसी जो है वो किस आधार पे लगाई गई थी? इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पे। इंटरनल ग्राउंड क्या था डिक्लेरेशन का? इमरजेंसी जो 1975 में जो इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी उसका ग्राउंड क्या था? ग्राउंड था आपका इंटरनल डिस्टरबेंस। उस वक्त आपके भारत के राष्ट्रपति थे आपके फखरुद्दीन अली अहमद। ये तो आपके प्रेसिडेंट थे। प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस वक्त? प्राइम मिनिस्टर थी आपकी श्रीमती इंदिरा गांधी।
प्राइम मिनिस्टर थी आपकी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो ये याद रखिएगा, राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद और प्रधानमंत्री थी आपकी इंदिरा गांधी। और किस ग्राउंड पर डिक्लेयर किया था? इंटरनल डिस्टर्बेंस में। उसी के बाद जब, तो पहले ये इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर डिक्लेयर किया था, फिर आपका जो 44वां संशोधन हुआ उसने आपका जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है उसको हटा के क्या कर दिया? ग्राउंड आर्म्ड रिवेलियन। ठीक है, आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने इस ग्राउंड को रिमूव करके क्या कर दिया? रिप्लेस किससे कर दिया? आर्म्ड रिवेलियन से। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि उस वक्त जब 1975 में डिक्लेयर किया गया था तब ये ग्राउंड था इंटरनल डिस्टर्बेंस, लेकिन उस ग्राउंड को अब हटा के आर्म्ड रिवेलियन कर दिया गया। और भारतीय संविधान में आपके जो इमरजेंसी प्रोविजन किस पार्ट में मेंशन है? इमरजेंसी प्रोविजन आपके पार्ट 18 का संबंध है आपका इमरजेंसी प्रोविजन से। इमरजेंसी प्रोविजन, और इसमें कौन कौन से आर्टिकल शामिल है? आर्टिकल शामिल है आर्टिकल 352 से लेके 360 के बीच में ये आर्टिकल शामिल है। ठीक है, और जो आपका आर्टिकल 352 किससे संबंधित है? 352 संबंधित है नेशनल इमरजेंसी से। और इन नेशनल इमरजेंसी आपकी 3 ग्राउंड पे डिक्लेयर की जाती है, तीन ग्राउंड पे। कमेंट में आपको मुझे क्या क्या बताना है कि वो 3 ग्राउंड कौन कौन से हैं। एक ग्राउंड तो ऑलरेडी यहाँ मेंशन्ड है, ठीक है, बाकी 2 ग्राउंड और कौन कौन से। अच्छा, वो डेट भी आप मुझे बताइएगा कि किस पर्टिकुलर डेट में इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं, बीबी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह और शंकर दयाल शर्मा, ये भी भारत के राष्ट्रपति रहे और इनका क्या कार्यकाल रहा ये भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस इज हेल्ड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है? और आपके ऑप्शंस क्या? वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, गवर्नर ऑफ अ स्टेट, एक राज्य का राज्यपाल, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी के अध्यक्ष। यूपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, जो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट सब वर्ड यूज हुआ है आपका, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, इसका मतलब क्या होता है कि संविधान में कोई नो फिक्स्ड टेन्यूर और कोई ग्राउंड नहीं है रिमूवल होने का। नो ग्राउंड इज मेंशन फॉर रिमूवल, और कोई एक प्रोसेस नहीं है प्रॉपर। ठीक है, देखिए, यदि भारत के राष्ट्रपति को हटाना है तो एक प्रॉपर प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट। ठीक है, एक प्रॉपर प्रोसीजर, प्रॉपर लेड डाउन प्रोसीजर संविधान में मेंशन किया गया है। और जो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट सब जहां पे भी आए, मतलब वो पद आपका, मतलब कोई उसको जैसे कि आप, जैसे गवर्नर का पद है, गवर्नर नॉर्मली आपका कितने वर्ष के लिए अपॉइंट किया जाता है? 5 वर्ष के लिए। लेकिन किसी भी स्टेट के गवर्नर को किसी भी समय और किसी भी ग्राउंड पे हटाया जा सकता है। उसको, गवर्नर को अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करता है, रिमूव भी प्रेसिडेंट करता है, लेकिन उसको रिमूव करने का कोई स्पेसिफिक ग्राउंड नहीं है और उसको कोई फिक्स टेन्योर भी नहीं होता है और कोई बेल लेट डाउन प्रोसीजर भी नहीं होता। तो जब कभी ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट शब्द आए तो उसका मतलब इन 3 चीज़ों से होती है आपकी। नो ग्राउंड इज मेंशन फॉर रिमूवल और कोई एक प्रॉपर प्रोसीजर भी, नो प्रॉपर प्रोसीजर है कि भाई किसके आधार पे आप हटा रहे हो, क्यों हटा रहे हो, ये सब कोई संविधान में नहीं है प्रोसीजर। अब देखो, जो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है कि राष्ट्रपति एक आपका रेजोल्यूशन पास करेगा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से, जिसको लोकसभा को भी मानना होगा, तो उसके बाद ही वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने का भी एक वेल लेट डाउन प्रोसीजर है कि भाई किस ग्राउंड पे उनको हटाया जा रहा है, एक प्रोसीजर होता है एक।
और जो चेयरमैन ऑफ यूपीएससी उनको भी हटाने के एक प्रॉपर प्रोसीजर है। इस वजह से ये सारे राष्ट्रपति की दया पे निर्भर नहीं करते हैं सारे पद, बट जो गवर्नर ऑफ स्टेट होते हैं वो आपके किसी भी वक्त हटाए जा सकते हैं। और ये आपका आर्टिकल 156 आपका किससे संबंधित है, टेन्योर ऑफ गवर्नर। और जो वाइस प्रेसिडेंट का पद है ये किस आर्टिकल के तहत बनाया गया, आर्टिकल 63 के तहत। ठीक है, तो ये आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो, ठीक है, जो कंसेप्ट ऑफ जो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट शब्द का क्या मतलब होता है वो चीज़ मैंने आपको यहाँ अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। इस चीज़ का मतलब होता है कि कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, कोई प्रॉपर ग्राउंड नहीं है उनको रिमूव करने का, और ना ही कोई एक प्रॉपर प्रोसीजर है उनको रिमूव करने का। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा सेट नंबर 25 कंप्लीट हो जाता है, सेट नंबर 20 कंप्लीट हो जाता है। अभ्यास डीपीक्यू सीरीज आपको डिसिप्लिन्ड एंड कंसिस्टेंट बनाए रखने में बहुत मदद करती है। और ये आपको देखिए, इसको रेगुलरली आप करते जाइए, अच्छे से जो आपका जनरल अवेयरनेस वाला सेगमेंट है ये अच्छे से उसको कवर्ड भी कराती जाइए, और इससे हम खूब एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करते रहते हैं। ठीक है, और इसको आप डेली बेसिस पे करते हैं तो ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहेगी कि चीज़ें आपके दिमाग से बाहर ही नहीं जाएंगी, सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी, और उसकी वजह से आप एग्ज़ाम में बड़ा कॉन्फिडेंट रहेंगे। जब आप एग्ज़ाम में अपीयर होंगे तब आपको इस सीरीज़ की इंपॉर्टेंस और इसकी वैल्यू समझ में आएगी कि ये आपको सबसे पहले तो इसने आपको कंसिस्टेंट बनाए रखा, इसने आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट किया, और एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ हमारा सेट नंबर 20 कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।